हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जो आज की हमारी वीडियो है, ये जो हमारा चैप्टर 2 है, आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम समझेंगे कि ये चैप्टर आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो जो हमारा लास्ट जो चैप्टर था कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व जो हमने पढ़ा, उसके अंदर तो उसमें हमने ये समझा कि जब हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये हमारे पास सामने 5 अवस्थाएं थी। तो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी थी ये तो आपने पढ़ा, तो साथ में एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो हमारे सामने जो सांख्यिकी अध्ययन की जो अवस्थाएं थी वो 5 अवस्थाएं थी। फर्स्ट थी आंकड़ों का संकलन, दूसरा था आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, तीसरा था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, चौथा था आंकड़ों का विश्लेषण और 5वां था आंकड़ों का निर्वचन। जो हमारा चैप्टर 2 है तो वो है आंकड़ों का कलेक्शन या आंकड़ों का संकलन। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले एक बात फिर मैं रिपीट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आंकड़ों का कलेक्शन करना पड़ता है, आंकड़ों का संकलन करना पड़ता है। आंकड़ों का संकलन तो करना पड़ता है, लेकिन आंकड़ों का संकलन किया कैसे जाता है, इस चैप्टर में हम उस विधि को समझेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम आंकड़ों का संकलन करते हैं और आंकड़े कैसे कैसे होते हैं। तो इस अध्याय का केंद्र बिंदु आंकड़ों का संकलन है, जिसमें आंकड़ों का स्रोत और आंकड़ों के संकलित करने की विधियां शामिल है। हम ये समझेंगे कि आंकड़ों का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कि कहाँ से हम आंकड़े इकट्ठे करें, फिर आंकड़े इकट्ठे करें तो कैसे करें। इसका मतलब है कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि सोर्स ऑफ डाटा, आंकड़ों के स्रोत। तो हमारे पास जो आंकड़े जब हम इकट्ठे करते हैं, जब भी हम डाटा इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास 2 सोर्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक बोला जाता है और सेकेंडरी को बच्चों द्वितीयक बोला जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी आखिर हैं क्या। तो हमारा जो प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत का मतलब है आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय उद्गम के स्रोत से आंकड़ों के संकलन से है। उद्गम क्या होता है? उद्गम मतलब जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, पैदा होती है। जैसे नदी वगैरह का उद्गम स्थल होता है, यानी कि वहाँ से वो चीज़, नदी निकल रही है। उसी तरीके से आंकड़े जहाँ से निकल रहे हैं या पैदा हो रहे हैं तो वो आंकड़ों का क्या है, उद्गम स्रोत है। तो वहाँ से जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, तो वो कैसा स्रोत बोला जाएगा? प्राथमिक। आपके सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित यह आपको सीधी या प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना प्रदान करते हैं। हमें डायरेक्ट सूचना प्राप्त हो जाती है, कहाँ से? प्राथमिक स्रोत से। सेकंड जो हमारा सोर्स है, स्रोत है, वो है द्वितीयक स्रोत। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय किसी उस एजेंसी या संस्था से आंकड़ों का संकलन है जिसने पहले ही सांख्यिकी सर्वेक्षण द्वारा यह आंकड़े एकत्रित किए हुए हैं। कोई भी ऐसी संस्था जिसने किसी भी समस्या के अध्ययन के लिए पहले ही आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं और हम उसके पास जाएं कि भाई हमें इन आंकड़ों की ज़रूरत है, तो वो क्या है हमारा? कि आंकड़ों का द्वितीयक स्रोत। अब जैसे अगर हमें जो हमारा सेंसस होता है, जो हमारी जनगणना होती है, वो हर एक 10 साल बाद में होती है। तो अगर वहाँ से हम डाटा कलेक्ट करें तो हमारा वो कैसा सोर्स हो जाएगा? सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। तो आपके सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित या आपको सीधी फर्स्ट हैंड सूचना उपलब्ध नहीं कराते, आपको उस सूचना पर ही निर्भर रहना पड़ेगा जो कि पहले से उपलब्ध है या एकत्रित की जा चुकी है। जो हमारे प्राथमिक स्रोत है उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट हैंड सूचना उपलब्ध होती है और यहाँ पे हमें किसी बीच में किसी माध्यम के थ्रू हमें सूचना प्राप्त होती है।
तो ये हमारा सोर्स है वो कैसा है, सेकेंडरी सोर्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास दो सोर्स जो हमने पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक, तो उन्हीं सोर्स से हमें जो आंकड़े प्राप्त होंगे वो भी हमारे पास दो प्रकार के निकल के आएंगे। जो प्राथमिक सोर्स से आंकड़े जो हमें प्राप्त होंगे उनको बोलेंगे हम प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े, और जो द्वितीयक सोर्स से हमें जो आंकड़े प्राप्त होंगे उनको सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक आंकड़े बोला जाएगा। तो जो हमारा जो प्राइमरी डाटा है और जो सेकेंडरी डाटा है उसमें कुछ डिफरेंस है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम आंकड़ों को पहली बार उनके मौलिक स्रोत से एकत्रित कर रहे हैं तो ये आंकड़े कैसे कहलाएंगे, प्राथमिक आंकड़े। ये बेटा मैंने आपको समझा दिया है कि जब भी हम जो सोर्स है वहाँ से हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, जो मौलिक आंकड़े हैं उनको एकत्रित करते हैं, तो वो कैसे आंकड़े हैं, प्राथमिक डाटा या प्राथमिक आंकड़े। यदि हम दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो वो कैसे आंकड़े कहलाएंगे, द्वितीयक आंकड़े। किसी और ने अपने उद्देश्य के लिए वो आंकड़े इकट्ठे किए और हम अपने उद्देश्य के लिए उन आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कैसे आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो ये आंकड़े कैसे होते हैं, मौलिक रूप से एकत्रित किए आंकड़े होते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे हैं जो पहले से अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए। इसमें जो अनुसंधान करता है वो अपने खुद के उद्देश्य के लिए आंकड़े एकत्रित करता है। इसमें आंकड़े हो सकता है किसी और उद्देश्य के लिए वहाँ पे इकट्ठे किए गए हों और हमने उसका प्रयोग, वो हमारे यूज के लिए थे, प्रयोग के लिए थे, तो हम उन आंकड़ों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वो पहले से अस्तित्व में है और हम उनका प्रयोग करते हैं। अब ये तो पता चल गया कि हमारे पास दो तरीके के आंकड़े हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े हैं, और साथ के साथ हमने ये भी जाना कि हमने ये प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े हैं, इनको हम दो सोर्स से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई विधियाँ तो होगी जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों को प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ विधियाँ हैं आंकड़ों को प्राप्त करने की। तो प्यारे बच्चों, जब हमें आंकड़े एकत्रित करने हैं, किस उद्देश्य के लिए, प्राथमिक जब आंकड़े एकत्रित करने हैं, प्राइमरी डाटा जब हम एकत्रित करते हैं तो उसके लिए कुछ विधियां हैं, और इसी प्रकार से सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ विधियां हैं। तो सबसे पहले हम जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनको प्राप्त करने की कुछ विधियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने ये आंकड़ों के संकलन की, कौन से आंकड़ों के, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की कुछ विधियां हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी विधि हैं, तो सबसे पहली जो विधि है वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। जो फर्स्ट हमारी विधि है वो, इसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। सेकंड है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। थर्ड है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना। फोर्थ है प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह। तो इसमें दो विधियां आगे आएंगी, डाक प्रश्नावली विधि और गणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। तो हमारे पास ये प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं। तो सबसे पहली जो हमारी विधि है वो है पर्सनल व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष या सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े इकट्ठे करता है। तो जिस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करना, अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, उस क्षेत्र में जाता है और वहाँ से क्या करता है, सूचना प्राप्त करता है खुद अपने आप और आंकड़े इकट्ठे करता है। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता मेहनती, व्यवहार कुशल, निष्पक्ष और धैर्यवान होना चाहिए। जब भी हम किसी भी समस्या से संबंधित जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं, उस अनुसंधान क्षेत्र में जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है उस अनुसंधानकर्ता के ऊपर कितना व्यवहार कुशल है, कितना मेहनती है और कितना निष्पक्ष है। क्योंकि कई बार जो आंकड़े हैं उसमें अनुसंधानकर्ता पक्षपाती हो जाता है।
अगर वो अच्छा व्यवहार कुशल है तो वो अच्छी तरीके से आंकड़े प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आंकड़े कहाँ से प्राप्त करने हैं, हमें लोगों से प्राप्त करने हैं। जहाँ पे कोई जो भी समस्या है उससे संबंधित हमें जब आंकड़े प्राप्त करने हैं तो इस एरिया के लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर व्यक्ति व्यवहार कुशल है तो वो अच्छे से उस समस्या से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो प्राप्त कर पाएगा, इकट्ठे कर पाएगा। अब ये जो विधि है ये कहाँ उपयुक्त है? जो पर्सनल व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है वो किस किस क्षेत्र में उपयुक्त है? तो सबसे पहले क्या है उसकी उपयुक्तता कि जिसका क्षेत्र कैसा है, सीमित है, छोटे क्षेत्र के लिए। जो डायरेक्ट अनुसंधान विधि है, ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है, इसमें ये छोटे क्षेत्र में उपयुक्त रहती है जहां आंकड़ों की मौलिकता अधिक ज़रूरी है। हमें एकदम से प्योर डाटा उपलब्ध हो, मौलिक ओरिजिनल डाटा की जब हमें ज़रूरत है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस विधि का प्रयोग। क्योंकि अगर हम बीच में किसी मीडिएटर का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि आंकड़ों में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है आंकड़े। तो इसलिए अगर हमें मौलिक आंकड़ों की ज़रूरत है तो उसके लिए पर्सनल व्यक्तिगत अनुसंधान सूटेबल रहेगा। जहां आंकड़ों को गुप्त रखना हो, कई बार क्या होता है कि कुछ आंकड़े ऐसे एकत्रित किए जाते हैं कि वो हमें गुप्त रखने पड़ते हैं, सभी को बताना नहीं होता। नेक्स्ट है जहां आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। आंकड़े अपने मौलिक रूप में हो, शुद्ध रूप में हो, तो उसके लिए ज़रूरी है ये इस विधि का प्रयोग करना। जहां सूचना देने वालों से सीधा संपर्क करना ज़रूरी हो, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, इस विधि का प्रयोग करना पड़ता है। अब इस विधि के कुछ क्या हैं, मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, मतलब कुछ गुण है और कुछ अवगुण है। तो सबसे पहला जो गुण है वो क्या है, मौलिकता, हमें ओरिजिनल आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। सेकंड है शुद्धता, एक्यूरेसी भी पूरी रहती है, क्योंकि जो अनुसंधान करता है वो खुद आंकड़े जाके एकत्रित करता है, विश्वसनीय। और ये आंकड़े कैसे होते हैं, विश्वसनीय, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, संबंधित सूचना। और जो सूचनाएं हैं वो भी जिसके लिए हमें, जिस भी समस्या के लिए हमें वो सूचना प्राप्त करनी है उसके लिए वो एक्यूरेट होती है, रिलेटेड होती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है, एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी। जो आंकड़े अनुसंधान करता प्राप्त करने गया है इस विधि के द्वारा, तो उनमें क्या होती है, एकरूपता होती है। क्या होती है, एकरूपता। नेक्स्ट, और उसके द्वारा तुलना, जब एकरूपता होती है आंकड़ों में तो तुलना करनी आसान हो जाती है। और जब व्यक्ति खुद जब अनुसंधान के एरिया में जाता है तो वो कुछ और भी संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्या रहता है, लोचशीलता। इसमें लोचशीलता का मतलब ये है कि अनुसंधानकर्ता आवश्यकता के अनुसार, जैसे अनुसंधानकर्ता को ये है कि मुझे किस विषय के ऊपर आंकड़े इकट्ठे करना है, तो एग्जैक्ट अगर वही विषय के ऊपर आंकड़े प्राप्त करने हैं और बाद में उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और प्रश्नों को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, तो ये अनुसंधानकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अवगुण क्या है, तो अवगुण इसमें रहेंगे बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। जो ये हमारी अनुसंधान विधि है ये सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, बड़े क्षेत्र में ये अनुपयुक्त है, यानी कि उपयोगी नहीं है। व्यक्तिगत पक्षपात, अनुसंधान करता है, कई बार क्या होता है वो व्यक्तिगत पक्षपात कर देता है, तो ये एक क्या है, इसका दोष या अवगुण है। अधिक खर्चीली, ये विधि कैसी है, ज़्यादा खर्चीली है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता को स्वयं जाना पड़ता है क्षेत्र में। सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया, और इस जो अनुसंधान करता है इस विधि में क्या है कि क्षेत्र सीमित होने के कारण जो परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो रिसर्च है वो भी एक छोटे लेवल पे ही होगी, तो परिणाम भी उस छोटे एरिया से ही क्या होंगे, संबंधित होंगे। तो बेटा जो आज की वीडियो है ये, इसमें अगर मैं और ज़्यादा कवर करवाती हूँ तो ज़्यादा लेंदी चली जाएगी,
तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। तो आज की वीडियो में हमने प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत अनुसंधान तक समझ लिया है। इसके आगे हम अप्रत्यक्ष को समझेंगे, स्थानीय स्रोतों को समझेंगे, प्रश्नावली के माध्यम को समझेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक ज़रूर करें।